स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएमओ लगातार हमारे संपर्क में है, सभी को जल्द ही बचा लिया जाएगा, बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के माणा गांव के पास फंसे 55 में से 47 मजदूर निकाले गए, 8 मजदूरों के लिए रेस्क्यू जारी। रूस की एयरफोर्स ने 6 रूसी क्षेत्रों में 17 ड्रोन मार गिराए। केरल में 27 फरवरी को एक स्कूल के बाहर छात्रों के बीच हुई झड़प में घायल स्टूडेंट की मौत। उत्तराखंड में पहाड़ों से मलबा गिरने की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का यातायात बाधित। और बुलेटिन की शुरुआत मौसम की खबर से करेंगे, जहां पूरे भारत में मौसम का भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक जहां कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं का दौर जारी है। कई मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण मौसम में ठंडक आ गई है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश हो रही है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत कई राज्यों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ साथ बारिश भी हो रही है, जिस कारण इन राज्यों में अचानक से ठंड बढ़ गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां पंचकुला बार एसोसिएशन के प्रधान पद के चुनाव में राकेश शर्मा ने कड़ी टक्कर में जीत दर्ज की। राकेश शर्मा ने मात्र 4 वोटों के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी को हराकर ये पद हासिल किया। चुनाव में वकीलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान के दौरान भारी उत्साह देखा गया। सबसे पहले तो मैं हमारी पंचकुला बार के जो पूरे मेरे वकील साथी हैं, मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। इन्होंने मुझे ये जीत दिलाकर एक कीर्तिमान किया है। और अभी जैसे बहुत कम मार्जिन रहा है, आपको उम्मीद थी कि इतने कम मार्जिन से या ऐसे ज़्यादा उम्मीद थी कि ज़्यादा वोटों से? जीत तो में से एक वोट से होती है। जीत का मतलब जीत है। मैं इसको बहुत बड़ी जीत मान के चलता हूँ। आप अपने कोई मुद्दे भी लेकर चले हैं कि आप जीतने के बाद? मैंने सबसे पहले इसको ना बार को ट्रांसमिट करना, जो उसका अकाउंट है उसको मेंटेन करना, और बार को हर 3 महीने बाद मैंने अकाउंट की डिटेल बतानी है कि हमने क्या खर्च किया, क्या हमारे पास आया। शर्मा जी, जीत का वकीलों को मैंने चैम्बर प्रोवाइड कराने और पूरा इसका जो पिछला सिस्टम था उसको बदलने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। शर्मा जी, व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली व्यवस्था को ध्यान में करेंगे और बहुत जल्द इसको ठीक करने का काम करेंगे। शर्मा जी, जीत का सबसे बड़ा महत्व किसको देना चाहोगे? पंचकुला बार के सभी सभी के सहयोग से जीतूंगा। और आगे की जैसे आपकी जैसे लेडीज है बार काउंसिल के अंदर, उनकी महिलाएं भी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी जीत में। तो जितने भी आज मुझे पूरे ईमानदारी से मेरा मदद करके मुझे जीत दिलाने बहुत बड़ा काम किया। इलेक्शन कमिश्नर का आज बहुत बड़ा आपने रोल किया और कई सालों से आप बनते भी आ रहे हो, क्या कहना चाहोगे? इलेक्शन हुआ, शांतिपूर्वक इलेक्शन हुआ। हमारे 20-22 साथी जो थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बहुत बड़े अच्छे ढंग से हमने इलेक्शन को कंडक्ट कराया है और कोई नॉलेज नहीं हुई। रिजल्ट बड़ा अच्छा है, बात की जीत हुई है। इसी बात की अगली खबर ओडिशा से, जहां पुरी में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय व्यवहारों पर 9वें राष्ट्र शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सराहना की और कहा कि देश में इसकी प्रगति प्रभावशाली रही है। इसके अलावा उन्होंने ओडिशा में मातृ मृत्यु दर में हुई प्रगति की भी सराहना की। आज भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ जब भी आता हूँ तो मुझे समाज के लिए काम करने के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई ताकत मिलती है, एक नया उत्साह सृजन होता है। मैं भगवान जगन्नाथ को नमन करते हुए
मैंने प्रार्थना की है कि मुझे सुबुद्धि और शक्ति दे ताकि मैं और मेरी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के कल्याण के लिए, विकसित भारत के लिए, समाज मंगलमय हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर विकसित भारत को आगे बढ़ाने का काम में हम सब लोग अपने आप को आहूत करें और पार्टी के सभी कार्यकर्ता को नई ताकत मिले ताकि समाज कल्याण में हम अपने आप को पूरी ताकत से लगाएं और समाज मंगलमय रहे, खुशमय रहे। ये भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना। अगली खबर महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां महानगर पालिका द्वारा बढ़ाए गए संपत्ति कर और शहर में कचरे के ढेर के विरोध में कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया। 28 फरवरी को अमरावती शहर कांग्रेस ने महानगर पालिका के प्रवेश द्वार के सामने धरना प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने अचानक बढ़ाए गए अतिरिक्त संपत्ति कर को तुरंत रद्द करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से विरोध जताते हुए भजन कीर्तन किया। हे आंदोलन आम्ही आज इथं केलेलं आहे, त्याच्या मागचं कारण की साफसफाईच्या बाबतीत आणि टॅक्सच्या बाबतीत आयुक्तासोबत आत्तापर्यंत 4-5 मिटिंगा झाल्यानंतर आयुक्तांनी जे आश्वासन दिले होते साफसफाईच्या बाबतीत की माणसाची संख्या फिक्स करण्यात येईल, आयुक्तांनी ते आश्वासन पाळले नाही आहे। आज तुम्ही अमरावती शहरात पाहा ना, साफसफाईच्या बाबतीत धिंगाणा झालेला आहे, लोकांना इतकं त्रास होत आहे, पण हे बेशरम शासन आणि प्रशासन यांना लाज वाटत नाही की कचऱ्यामधूनही कमिशन खात आहे। तुम्ही पहा, आणि टॅक्स एवढा वाढवलेला आहे अमरावती शहरात, या लोकांना ग्रामपंचायतची सुद्धा सुविधा नाही आणि टॅक्स महानगरपालिकेचा, म्हणून या निगरकट्ट प्रशासन आणि शासन हे जागेवर आलं पाहिजे, म्हणून आज आम्ही इथे आंदोलन करत आहे। आता आयुक्तांनी आम्हाला चर्चेसाठी बोलवलं आहे, चर्चा व्यवस्थित झाली, आमच्या मागण्या मान्य केलं तर ठीक आहे, नाही तर इथं एक अजून दुसऱ्या पद्धतीनं आजच इथं मोठं आंदोलन करण्यात येईल, याची पूर्ण जबाबदारी प्रशासन। और एक दुखद खबर मध्य प्रदेश से, जहां सागर जिले के नरियाबनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप लारिया के पिता का निधन हुआ है। इस दुखद अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और शोक संतप्त परिवार के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की। अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां के थाना सिविल क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में देर रात भीम आर्मी के चीफ और लोकसभा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और विभिन्न मुद्दों को उठाया। इस दौरान एएमयू के एक छात्र ने चंद्रशेखर आजाद से मिलने का प्रयास किया। मिलने को लेकर छात्र के साथ धक्का मुक्की की गई। एएमयू छात्र के साथ की गई धक्का मुक्की को लेकर एएमयू छात्र ने गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, मैं एएमयू के प्रांगण में हूँ और यहाँ की जो टीचर एसोसिएशन है उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। एएमयू से जुड़े कई मामलों पर मैंने उनसे कहा था कि जब भी एएमयू से जुड़ा कोई मामला आएगा मैं हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहूँगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया सम्मान के लिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ
कि जो भरोसा उन्होंने मेरे ऊपर किया मैं उस पर खरा उतरूंगा। AMU से जुड़ी जो भी चीज़ मेरे सामने आएगी या जिस भी विषय पे AMU को मेरी जरूरत होगी मैं उस पर उसके साथ खड़ा रहूँगा। उस पर मैं बाहर बात करूँगा। सांसद जी क्या AMU में SC का आरक्षण की बात करेंगे? किसकी बात करूँगा? SC का आरक्षण। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आप आए हैं तो मांग रखेंगे नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते। ये भाजपा के एजेंडे पे मत रहिए हमेशा। किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछने की कोशिश की थी, उसका क्या हुआ? मैंने उनसे कहा जब आप उनका सवाल मेरे पास आएगा मैं जवाब दूंगा। ठीक। सांसद जी अब्दुल्ला आजम की रिहाई को क्या कहेंगे? आप AMU के प्रॉब्लम के बाद अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में माणा गांव के पास शुक्रवार सुबह ऐसा बर्फीला तूफान आया कि सड़क निर्माण कार्य में जुटे 55 मजदूर दब गए, जिनमें से अब तक 47 को बाहर निकाला जा चुका है और 8 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। वहीं शनिवार सुबह 14 अन्य लोगों को भी बचाया गया है, जिनमें एक की हालत गंभीर है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। लापता मजदूरों की तलाश के लिए शनिवार सुबह 7:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल शुक्रवार शाम 6 बजे अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। चमोली जिला आपदा प्रबंधन के मुताबिक अब तक 47 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 8 अब भी लापता है। वहीं शुक्रवार रात को बर्फ के नीचे से निकाले गए मजदूरों को माणा गांव के पास सेना के कैंप ले जाया गया था। 3 की हालत गंभीर है। उनको इलाज के लिए आर्मी चिकित्सालय ज्योति मृत में भर्ती कराया गया है। सेना और ITBP के जवान बर्फ में दबे बाकी मजदूरों की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य को हाल में हुए व्यापार शिखर सम्मेलन में जिला स्तर पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों सहित 5 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी और निजी दोनों सेक्टरों से मिले निवेश के प्रस्ताव राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 80% है, जो इस साल मार्च तक 6.43 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। এই গোটেইখিনি যদি আমি বিগ এনাউন্সমেন্ট অন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ MOUs আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত হোৱা স্বাক্ষৰ সকলোখিনি যদি আমি ৰাউণ্ড আপ কৰোঁ, then the total commitment on the investment summit has gone up to 5,18,205 crores over the next 5 years. So we should not misread koribo nalage. This is not announcement for 1 year. This is an announcement for 5 years. So if we start from tomorrow, then over the next 5 years, the announcement investment commitment is 5,18,295. Aji amar Ahomor GDP ei bosor will touch 6,43 crores. So the total investment is 80% of our GDP. মই আশা কৰোঁ যে আমি নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ পৰা এই গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক যিসকলে MOU কৰিলে তেওঁলোকৰ লগত উইল ষ্টাৰ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল ডিছকাশ্যনছ যে কেনেকৈ কৰিব, ক'ত মাটি লাগিব, কি ইনচেণ্টিভ লাগিব। চ' ফাৰ্ষ্ট 6 months উইল বি প্ৰিপেয়াৰটৰী যে তেওঁলোকৰ লগত বহি ৰোড মেপছখিনি বনোৱাৰ কাৰণে। আৰু মই ভাবোঁ যে অভাৰ দ্য নেক্সট 5 years আমি যদি ইয়াৰ 70% MOUs যদি আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, then Assam will be in the next league of development. Finally, আপোনালোকে একেটা দিন মই মিডিয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে বহুতখিনি আমি কভাৰেজ কৰিছোঁ। নেশ্যনেল মিডিয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যিটো ইনভলভমেণ্ট আছিল, বিশেষকৈ উত্তৰ পূব ভাৰতক
এখন ঔদ্যোগিক ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে তেখেতৰ যি ইনভলভমেণ্ট আছিল সি অনন্য আছিল। আৰু মই ভাবোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক এক প্ৰকাৰ আহ্বান আৰু আহ্বানতকৈও অলপ নেক্সট লেভেলত গৈ তেওঁৰ যিটো ভাষণ যে मैं आप लोग सबको बोलता हूँ कि आसाम में इन्वेस्ट कीजिए, সাধাৰণতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই ধৰণে এখন ৰাজ্যৰ কাৰণে পিচ নকৰে। তেখেতৰ ভাষণত আপোনালোকে মই নাভাবোঁ যে গুজৰাটতো তেওঁ তেনেকৈ ভাষণ দিছে যে ইহা আপ ইনভেষ্ট কিজিয়ে বুলি। ভাৰতত ইনভেষ্ট কৰিব কয়, কিন্তু স্পেচিফিক ৰাজ্য এখনৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মুখেদি খুব কমেইহে মানুহে শুনিছে। গতিকে এইবিলাকে মানুহৰ মনত এটা প্ৰচণ্ড আত্মবিশ্বাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, বিনিয়োগকাৰীসকলৰ মাজতো আত্মবিশ্বাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি ঠিক যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেই সময়ত আমাৰ এটা অসুবিধা আছিল যে আমেৰিকাত সেই সময়ত ট্ৰেনজিশ্যন আছিলে ফ্ৰম বাইডেন টু ট্ৰাম্প। চ' আমি আমেৰিকাৰ যিটো পটেঞ্চিয়েল তাক আমি তেতিয়া হাৰ্নেছ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ ইণ্ডিয়ান এম্বেচিও কৈছিলে যে এতিয়ালৈকে আমাৰ আমেৰিকাত ট্ৰেনজিশ্যন হৈ আছে, গতিকে চব মানুহ টেণ্টেটিভ হৈ আছে। মই ভাবোঁ যে ইণ্ডো আমেৰিকা ট্ৰেড ডিল হৈ যোৱাৰ পিছত অসমে যিবিলাক আমেৰিকাৰ বাইলেটাৰেল এজেঞ্চি আছিলে তেওঁলোকে অসমৰ পটেঞ্চিয়েলটো দেখি আমাক আমন্ত্ৰণ কৰি গৈছে যে আপোনালোকে আমেৰিকাত ৰোড শ্ব' কৰক আৰু আমেৰিকাৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্ট ৰেছপন্স পাব। চ' 2027 চনত আমি আমেৰিকাত এটা মেচিভ ৰোড শ্ব' কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম, ছাবজেক্ট টু দ্য परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020। और इस खबर के बाद वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। त्रिपुरा में गुप्त सूचना के आधार पर जवानों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में जाल बिछाकर अवैध रूप से सीमा पार कर रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को धर दबोचा। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जो बांग्लादेश के मौलवी बाजार, सुनामगंज, नेत्रोकोना और बरिशाल जिले के निवासी है। पुलिस ने इस मामले में 3 भारतीय दलालों को भी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। The BSF 199 battalion have got hold of 16 people, out of which 13 are Bangladeshis and 3 are suspected Indian touts. और 13 में तो 9 which 4 ladies and 5 children are also being caught. They are held. So now we are looking into the case. We have possibly filed certain charges against them for illegal infiltration. बुलेटिन के अंत में अब बात स्पोर्ट्स की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। शुक्रवार को अफगानिस्तान के साथ होने वाला उसका मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं खेला जा सका और दोनों टीमों में एक अंक बांट दिए गए। हालांकि मैच शुरू तो हो गया था और अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 273 रन बना लिए थे, मगर
ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी पूरी नहीं हो सकी और अंपायर ने मैच बेनतीजा घोषित कर दिया। बता दें कि कल भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला होना है। सेमीफाइनल में जगह पक्की होने के बाद भारत के सहायक कोच रयान टेन दोशेट ने संकेत दिया है कि टीम रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप मैच के लिए गेंदबाजी आक्रमण में कुछ बदलाव कर सकती है। Pitch against New Zealand. Yeah, I think so. And they'll have 4 spinners as well, so it could be a contest of spin. I think coming into the competition, we weren't expecting such an over-reliance in spin, but the guys have bowled nicely and the pitch has helped a little bit. So I'm sure it's going to be the same for the next game tomorrow. In 2 days' time, that'll be good. Ryan, has run scoring been difficult? Is that feedback from the batters in middle overs? Look, I won't say difficult. I think we've become used to a standard where you score 320 without thinking too much about it. So getting to 320 has been difficult. The pitch has played slightly differently in our opinion in those 2 games, but they're probably like 280, 290 pitches if you bat it really well. So in the bigger picture, yeah, it's not like playing in Pakistan where you expect to get 320, 330, but you've got to adapt yourself and get a score that's good on these wickets, and we think it's around about 280, 290 judging on the first 2 pitches. Ryan, since we had a gap for a week and now then there are back-to-back matches on 2nd and 4th, and 4th is the important semi-final. So how's the team prepared for that? Because it's going to be back-to-back important matches, A. And secondly, are we going to see some trying out some bench strength or resting some key players, considering the fact that this is a dead rubber and next is the semi-final? Yeah, we've had a few days off, as you can see, and we've had 2 pretty tough training sessions, so that's been the preparation. In terms of the bench strength, I think the priority is making sure that we have our best guys available and fully fit for the second game, but we also don't want to rest them for another 2 days. So to get that balance right, we might just try to share the bowling out a little bit, but we obviously want to win against New Zealand as well. It's important that we keep that momentum going, and obviously to top the group as well. So balance of those 2 things I just mentioned for the selection to be thought about. In terms of surfaces, do you think we'll be using all the older surfaces, or is there a fresh stuff for this game? I haven't seen the information yet from ICC about which pitch will be used, but even if we do use a surface that has been played on, I can't see it playing too dissimilar to how I played in the first two games at the stadium. Ryan, just want to ask, communication has been a very important part of coaching also. So can you talk us about your communications, how it bettered, from Sri Lanka till here, and do you find this challenging, or is it easy, or the progression, if you can talk about that, the communication? Yeah, I think progression is probably the key word there. You come into a new environment and you need to earn the players' respect and the players' trust. That does take a bit of time. I think it certainly helps when you're winning as well. Players are a lot more open to listening to you and listening to new ideas, and I think it's going in the right direction. I think you've got a lot of experienced players there, so you've got to choose your words very carefully. You've got to know what you're talking about, and it's obviously got to be in their interest and the interest of Indian cricket. So it's a continual work on. You can't go there with rubbish, and like I said, I think it's working pretty well, and as a coaching group we're getting better at it. There are a bunch of support staff, assistant coaches here. Can you just give us a sense of how you sort of spread the work out and what's been the understanding like across formats? Obviously with Coatsy coming in now, he's taking care of the batting. So between the 5 of us, we're just trying to disseminate the same message. I think consistency in the messaging. I think we're very clear as a team on how we want to play. So it's just making sure that the messaging is consistent and the players are striving towards the same thing all the time between the 5 of us, and whoever's doing one sort of bit of work at that stage, he takes responsibility for delivering that message. When you have the option of 2 wicket keepers, is that a good dilemma to have? Are you always going to have 2 wicket keepers? Look, it's been very hard on Rishabh not playing, but that's the nature of sport at this level. Kale's been good. He didn't get many chances, and when you're going to bat at 6 or 7, it's going to be difficult to get proper chances. But obviously the third ODI in India, he did really well, and that knock against Bangladesh proved crucial in the end. So we've got to keep Rishabh up and running. We never know when we are going to need him, but certainly to have 2 wicket keepers of that calibre is a nice thing to have. Any more questions? Yeah. Right. I think I didn't fully hear about rotation. Just how do you balance out between just giving enough rest before the third round of semi-final, and also ensure that the players, someone like Kuldeep or Shami is coming back, they've hit a certain rhythm. How do you ensure that they are in that, there is no break for them in that case? Yeah,
I don't think rest is an issue. They've had a lot of rest now, but it's how you back the 2 games up. So, you know, if Shami, if all the seamers are going to bowl 10 overs and then say we bowl second in the first game and we're bowling 36 hours later, we're bowling first, that's quite a workload. So that's what I was alluding to. One of the options is to make sure that the guys don't bowl their full quota of overs if that opportunity allows itself. But Rohit will manage it in the field and try and keep the guys as fresh as possible for the first and the final. And how's Rohit coming along after that? He's alright. He's batting. He did a little bit of fielding earlier. It's an injury he's had before, so you know that. जॉश बटलर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार को खेले जाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के आखिरी ग्रुप मैच के बाद 8 टीमों के टूर्नामेंट से अपनी टीम के बाहर होने की जिम्मेदारी लेते हुए शुक्रवार को इंग्लैंड के सफेद गेंद प्रारूप के कप्तान का पद छोड़ने की घोषणा की है। The cameras rolling at the back. All good? All good to go. So we have head coach Brendan McCullum and England captain Jos Buttler. Before we start the press conference, Jos is going to say a few words and then we'll take about 3 questions from the UK media and then we're going to hand over to Brendan. So over to you, Jos. Cool. Yeah, thanks. Yeah, just to let you all know, I'm going to stand down as England captain. It's the right decision for me, it's the right decision for the team, and yeah, hopefully somebody else who can come in and work closely alongside Baz to take the team back to where it needs to be. Okay, thank you, Jos. We'll go to David Sheldon from the Press Association. Hi, Jos. What prompted you to make this decision? Yeah, I think it's quite clear, you know, that this tournament was going to be important results-wise for my captaincy, and obviously 2 losses and being out of the tournament, you know, with a bit of a hangover of some tournaments before. I think, yeah, I just probably reached the end of the road for me and my captaincy, which is a shame. I'm sad about that, and obviously with Brendan coming in only recently, I was, you know, really excited to work closely alongside him and hope for you know, a very quick turnaround and take the team forward, but it's not quite worked out that way. So yeah, it just feels like it's the right time for me and also for the team to have a change. Does it feel a bit of a relief to sort of make this announcement at all, or was it hard to sort of come to? Maybe in time it will be. I think, you know, sort of overriding emotions are still sort of sadness and disappointment, but I'm sure in time that will pass, and I can get back to really enjoy my cricket, and also I'll be able to reflect on what an immense honour it is to captain your country and all the special things that come with that. One more from Chris and then we'll go to Brendan. Just wanted to check, Jos, are you still determined you're still going to play 50 over cricket for England? Yeah, I'll still be available, so we'll see what the coach wants to do there. रणजी ट्रॉफी फाइनल के तीसरे दिन विदर्भ ने केरल को 342 रन पर समेटकर पहली पारी में 37 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है। केरल के कप्तान दुर्भाग्यवश अपनी शतक पूरा नहीं कर सकी और मात्र 2 रन से शतक बनाने से चूक गए। उन्होंने 10 चौकों की मदद से 98 रन बनाए। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 33 गेंद शेष रहते 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत से दिल्ली अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रगनंदा ने प्राग मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे दौर में तुर्की के गुरेल एडीज से ड्रॉ खेलने के बाद तीसरे दौर में चेक गणराज्य के एनगुएन थाईडान को हराकर पहली जीत दर्ज की। अमेरिका की बॉबी फिशर के साथ 1972 की विश्व चैंपियनशिप में सदी का मैच खेलने वाले रूस के महान शतरंज खिलाड़ी बोरिस पास्काई अब इस दुनिया में नहीं रहे। साल 1969 में विश्व चैंपियन बने 88 साल के स्पासकी के निधन की घोषणा शतरंज की शीर्ष संस्था फीडे ने की है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।